हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द बैचलर ऑफ पावलकर। एंड फ्रेंड्स, ये स्टोरी लिखी गई है सर जिम कॉर्बेट के द्वारा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द बैचलर ऑफ पावलकर। हमारे सर्दियों वाले घर से करीब 3 मील दूर और जंगल के बीचों बीच लगभग 400 गज लंबा और आधा चौड़ा एक खुला मैदान है जो हरी घास से घिरा है और बड़े पेड़ों से भी घिरा है जिनमें बैंत की लताएं लगी हुई हैं। वो उस मैदान में था जिसकी सुंदरता की कोई बराबरी नहीं है, जहां मैंने पहली बार उस बाग को देखा था जिसे पूरे संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंसेस में पावलगढ़ का कुंवारा यानी बैचलर ऑफ पावलगढ़ के रूप में जाना जाता था, जो 1920 से 1930 तक प्रांत में सबसे अधिक मांग वाला बड़ा खेल ट्रॉफी बन चुका था। एक सर्दियों की सुबह सूरज अभी अभी उगा था जब मैं मैदान के ऊपर ऊंची जमीन पर पहुंचा। दूर की ओर लाल जंगली पक्षियों का एक समूह एक क्रिस्टल साफ धारा के किनारे मृत पत्तियों के बीच खरोच कर रहा था और पन्ना हरे घास पर बिखरे हुए जो अब ओस से चमक रहे थे। 50 या उससे अधिक चीतल चर रहे थे। एक पेड़ के तने पर बैठकर धूम्रपान करते हुए मैं कुछ देर से ये दृश्य देख रहा था और ये दृश्य मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी मेरे सबसे निकट की हिरनी ने अपना सिर उठाया, मेरी ओर मुड़ी और पुकारा, और एक क्षण बाद बैचलर मेरे नीचे घनी झाड़ियों से खुले मैदान में आ गया। एक लंबे मिनट तक वह सिर ऊंचा करके दृश्य का निरीक्षण करता रहा और फिर धीमे धीमे कदमों से घास के मैदान को पार करना शुरू कर दिया। अपने शानदार सर्दियों के कोट में जिसे उगते सूरज की रोशनी से रोशन किया जा रहा था, वह एक शानदार दृश्य पेश कर रहा था। कभी दाएं तो कभी बाएं सिर घुमाते हुए वह उस चौड़ी गली में चला गया जिसे हिरण ने उसके लिए बनाया था। धारा के किनारे वह लेट गया और अपनी प्यास बुझाई, फिर कूदकर पार हो गया और जैसे ही वह आगे घने पेड़ों के जंगल में पहुंचा, जंगल के लोगों द्वारा उसे दी गई श्रद्धांजलि के लिए 3 बार पुकारा, क्योंकि जब से वह घास के मैदान में आया था हर चीतल ने पुकारा था, हर जंगली पक्षी ने चहचहाट की थी और पेड़ों पर बंदरों के झुंडों ने बहुत बौखलाहट मचाई थी। बैचलर उस सुबह बहुत दूर था क्योंकि उसका घर 6 मील दूर एक खड्डे में था। ऐसे इलाके में रहते हुए जहां हाथियों की मदद से ज़्यादातर बाघों को पकड़ लिया जाता है, उसने अपना घर समझदारी से चुना था। तलहटी में फैली ये खड्ड आधा मील लंबी थी जिसके दोनों ओर 1000 फीट की ऊंचाई तक खड़ी पहाड़ियां थीं। खड्ड के ऊपरी सिरे पर लगभग 20 फीट ऊंचा एक झरना था और निचले सिरे पर जहां पानी ने लाल मिट्टी को चीर दिया था वह 4 फीट तक सिकुड़ गई थी। इसलिए कोई भी शिकारी जो बैचलर के साथ निष्कर्ष निकालना चाहता था, जबकि बैचलर घर पर ही था और उसी घर में यानी कि उसी खड्ड में उसे सारा रास्ता पैदल ही पार करना पड़ता था और ये सुरक्षित वापसी थी। और रात में शूटिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले सरकारी नियम बैचलर को अपनी बहुप्रतीक्षित वस्तु पर कब्जा बनाए रखने में सक्षम बनाए हुए थे। भैंस के चारे की सहायता से उसे पकड़ने के लिए किए गए कई प्रयास और बार बार प्रयासों के बावजूद बैचलर पर कभी गोली नहीं चलाई गई थी। हालांकि मेरी जानकारी के अनुसार 2 मौक़ों पर वह अपनी जान बचाकर भाग गया था क्योंकि वह बहुत चुस्त और तेज था। पहले अवसर पर एक सही बीट के बाद एक रस्सी जिसके द्वारा मचान को लटकाया गया था, उसने महत्वपूर्ण क्षण में फ्रेड एंडरसन की राइफल की गति में बाधा उत्पन्न की थी और दूसरे अवसर पर बैचलर बीट शुरू होने से पहले ही मचान पर पहुंच गया और उसने ह्यूश एडी को अपना पाइप भरते हुए पाया। इन दोनों अवसरों पर उसे केवल कुछ फीट की दूरी से देखा गया था और जबकि एंडरसन ने उसे शेटलैंड टट्टू जितना बड़ा बताया, एडी ने कहा कि वह गधे जितना बड़ा था, यानी कि उसका साइज काफ़ी बड़ा था। इन और अन्य असफल प्रयासों के बाद की सर्दियों में मैं अपने कमिश्नर विनहैम को, जो भारत में किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में बाघों के बारे में अधिक जानते थे, मैं उन्हें उसी खड्ड के ऊपरी छोर पर एक फायर ट्रैक पर ले गया जिसमें बैचलर रहता था, ताकि उन्हें बाघ के ताज़ा पैरों के निशान दिखा सकूं जो मैंने उस सुबह फायर ट्रैक पर पाए थे। विनहैम के साथ उनके 2 सबसे अनुभवी शिकारी थे और उन तीनों ने सावधानीपूर्वक पैरों के निशानों को मापा और जांच की। विनहैम ने कहा कि उनकी राय में बाघ
खूंटों के बीच 10 फीट था, और जबकि एक शिकारी ने कहा कि वह 10.5 गज पर था, दूसरे ने कहा कि वह 10.6 हाइट का था या उससे थोड़ा अधिक था। तीनों सहमत थे कि उन्होंने कभी किसी बड़े बाघ के पैरों के निशान नहीं देखे थे। 1930 में वन विभाग ने बैचलर के घर के आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कटाई शुरू कर दी, और इस व्यवधान से परेशान होकर उन्होंने अपना आवास बदल दिया। ये मुझे 2 खिलाड़ियों से पता चला जिन्होंने बाघ का शिकार करने के उद्देश्य से शूटिंग पास लिया था। शूटिंग पास प्रत्येक महीने के केवल 15 दिनों के लिए जारी किए जाते थे, और उस पूरी सर्दी में शूटिंग दल के बाद शूटिंग दल बाघ से संपर्क करने में विफल रहे थे। सर्दियों के अंत में एक बूढ़ा डाक धावक जो जंगल के रास्ते एक पहाड़ी गांव में अपनी 7 मील की दौड़ में हर सुबह और शाम हमारे गेट से गुजरता था, एक शाम मेरे पास आया और कहा कि उस सुबह बाहर निकलते समय उसने बाघ के सबसे बड़े पैरों के निशान देखे थे, जो उसने अपनी 30 साल की सेवा के दौरान कभी नहीं देखे। उसने कहा उस बाघ के पंजे काफ़ी बड़े थे, और वह पश्चिम की ओर और सड़क पर 200 गज आगे बढ़ने के बाद बादाम के पेड़ के पास से शुरू होने वाले रास्ते पर आगे बढ़ गया था। ये पेड़ हमारे घर से लगभग 2 मील दूर था और एक प्रसिद्ध स्थल था। बाघ ने जिस रास्ते से यात्रा की थी वह आधे मील तक घने जंगल से होकर गुजरता है, फिर एक विस्तृत जल मार्ग को पार करता है और फिर एक मवेशी ट्रैक से जुड़ता है जो पहाड़ियों के तलहटी से होकर एक गहरी और अच्छी तरह से जंगल वाली घाटी में प्रवेश करता है, जो बाघों का पसंदीदा ठिकाना है। फिर अगली सुबह रॉबिन मेरे पीछे पीछे था। मैं खोज करने के लिए निकल पड़ा। मेरा उद्देश्य वह बिंदु था जहां से मवेशियों का ट्रैक घाटी में प्रवेश करता था। इस बिंदु पर घाटी में प्रवेश करने या छोड़ने वाले सभी जानवरों के निशान पाए जाते थे। जब से हमने शुरुआत की, रॉबिन यानी कि मेरे छोटे डॉगी को पता था कि हमारे पास एक विशेष काम है, और उसने हमारे द्वारा परेशान किए गए जंगली पक्षियों, काकड़, हिरन जो हमें उससे काफ़ी करीब आने देता था, और 2 सांभर जो खड़े होकर हमें देखकर चिल्ला रहे थे, पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। जहाँ मवेशियों का रास्ता घाटी में प्रवेश करता था वहाँ की ज़मीन कठोर और पथरीली थी, और जब हम इस स्थान पर पहुँचे तो रॉबिन ने अपना सिर नीचे किया और बहुत सावधानी से पत्थरों को सूंघा, और मुझसे आगे बढ़ने का संकेत मिलने पर वह मुड़ा और मुझसे 1 गज आगे रहते हुए रास्ते पर चलने लगा। मैं उसके व्यवहार से बता सकता था कि उसे बाघ की गंध आ रही थी, और वह गंध बेहद तीखी थी। 100 गज आगे जहाँ रास्ता समतल होकर पहाड़ी के तल पर चलता है, वहाँ ज़मीन नर्म होती है। यहाँ मैंने एक बाघ के पैरों के निशान तो देखे, और उन्हें देखकर मुझे संतुष्टि हुई कि ये वही है, यानी कि बैचलर ऑफ पावलगढ़। और अब हम बैचलर के पीछे थे, और वह हमसे सिर्फ 1 या 2 मिनट ही आगे था। नर्म ज़मीन से आगे रास्ता पत्थरों पर 300 गज तक चलता है, फिर एक खुले मैदान में खड़ी ढलान पर उतरता है। अगर बाघ अपने रास्ते पर चलता रहा तो हम शायद उसे इस खुले मैदान में देख पाएंगे। हम 50 गज और आगे चले थे जब रॉबिन अचानक रुक गया और रास्ते के बाईं ओर घास के एक पत्ते पर अपनी नाक ऊपर नीचे चलाने के बाद मुड़ा और घास में घुस गया, जो यहाँ लगभग 2 फीट ऊंची थी। घास के दूर किनारे पर करीब 40 गज चौड़ा एक पौधे का टुकड़ा था। यह पौधा घने टुकड़ों में 5 फीट की ऊंचाई तक उगता है, और इसके पत्ते दूर दूर तक फैले होते हैं, और इसमें हार्स चेस्टनट की तरह ही बड़े फूल होते हैं। ये बाघ, सांभर और सूअर को बहुत पसंद आता है क्योंकि ये छाया देता है। जब रॉबिन इस पौधे के पास पहुंचा तो वह रुक गया और मेरी ओर पीछे हट गया। इस तरह से मुझे वह बता रहा था कि वह आगे की झाड़ियों में नहीं देख सकता और चाहता है कि उसे उठा लिया जाए। मैंने रॉबिन को गोद में उठाया और उसे उठाकर मैंने उसके पिछले पैरों को अपने बाएं हाथ की जेब में डाल दिया, और जब उसने अपने अगले पैरों को मेरे बाएं हाथ पर फंसाया तो वह सुरक्षित था, और मैंने दोनों हाथ राइफल के लिए खाली रखे थे। इन मौक़ों पर रॉबिन हमेशा पूरी तरह से गंभीर रहता था, और चाहे उसने कुछ भी देखा हो या हमारे शिकार ने गोली चलाने से पहले या बाद में कैसा भी व्यवहार किया हो, उसने कभी भी मेरी गोली को ख़राब नहीं किया या मेरी दृष्टि में बाधा कभी नहीं डाली। अब बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम उस पौधे के बीच से आधे रास्ते पर पहुंच चुके थे जब मैंने देखा कि हमारे ठीक सामने की झाड़ियां हिल रही थी। जब तक टाइगर ने झाड़ियां साफ नहीं कर ली तब तक हमने इंतज़ार किया। मैं उसे कमोबेश खुले जंगल में देखने की उम्मीद में आगे बढ़ा
लेकिन वह कहीं नज़र नहीं आया। और जब मैंने रॉबिन को नीचे उतारा तो वह बाई ओर मुड़ा और संकेत दिया कि बाघ पास की एक गहरी और सकरी खाई में चला गया है। ये खाई एक सौरयुक्त पहाड़ी के तल तक जाती थी, जिस पर बाघों की अक्सर गुफाएं होती थी। और चूंकि मेरे पास बाघ से नज़दीक से निपटने के लिए हथियार नहीं थे और आगे भी बहुत रास्ता लंबा था और अब नाश्ते का समय हो गया था, इसलिए मैं और रॉबिन मुड़े और घर की ओर चल पड़े। तो फ्रेंड्स, जब तक जिम कॉर्बेट सर नाश्ता करते हैं तब तक मैं आपको एक और बात बता दूं कि रॉबिन जो है वो इनका एक छोटा डॉगी है जो हमेशा हर शिकार में इनके साथ रहा है। जिन लोगों को ये बात नहीं मालूम है कि रॉबिन कौन है, तो वो इनका छोटा पेट डॉग है जो इनके साथ अक्सर हंटिंग एक्सपीडिशंस पे होता था हमेशा। रॉबिन जिम कॉर्बेट सर का काफ़ी प्यारा डॉग था और वो लंबे समय तक उनके साथ रहा। तो फ्रेंड्स, अब आगे की स्टोरी। अब नाश्ते के बाद मैं अकेले ही .450 राइफल से लैस होकर लौटा और जैसे ही मैं पहाड़ी के पास पहुंचा, जिसे बहुत पहले के दिनों में स्थानीय निवासियों द्वारा गोरखा आक्रमणकारियों के खिलाफ एक रैली बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया गया था, मैंने एक बड़ी भैंस की घंटी की आवाज़ सुनी और एक आदमी चिल्ला रहा था। ये आवाज़ें पहाड़ियों की चोटी से आ रही थी जो समतल थी और लगभग आधा एकड़ में फैली हुई थी। इसलिए मैं ऊपर चढ़ गया और एक आदमी को पेड़ पर देखा जो अपनी कुल्हाड़ी से एक सूखी शाखा पर वार कर रहा था और चिल्ला रहा था, जबकि पेड़ के नीचे कई भैंसें इकट्ठी थीं। जब उसने मुझे देखा तो वह चिल्लाया और कहा कि मैं उसे उसकी भैंसों को एक शैतान बाघ से बचाने के लिए समय पर आ गया हूँ, जो ऊंट के आकार का था और जो उन्हें घंटों से धमका रहा था। अब उसकी कहानी से मुझे पता चला कि वह रॉबिन और मेरे घर के लिए निकलने के कुछ ही समय बाद पहाड़ी पर पहुंच गया था और जब वह अपनी भैंसों के लिए बांस की पत्तियां काटने लगा तो उसने देखा कि एक बाघ उसी की ओर आ रहा है। उसने बाघ को भगाने के लिए चिल्लाया, जैसे कि उसने पहले भी कई मौक़ों पर दूसरे बाघों के साथ किया था, लेकिन दूर जाने के बजाय ये बाघ ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा। फिर ये भैंस वाला भाग गया, उसके पीछे उसकी भैंसें भी थीं और वह पास के पेड़ पर चढ़ गया। बाघ ने उसकी चीख पर ध्यान न देते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया, जबकि भैंसें उसकी ओर अपना सिर रखे रहीं। शायद बाघ ने मुझे आते हुए सुन लिया था, कॉर्बेट साहब ने कहा, क्योंकि मेरे आने से कुछ ही पल पहले वह चला गया था। वह आदमी जो पेड़ पर चढ़ा था मेरा पुराना दोस्त निकला, जिसने अपने गांव के मुखिया से झगड़ा करने से पहले मुखिया की बंदूक से इन जंगलों में काफ़ी शिकार किया था। अब उसने मुझसे विनती की कि मैं खुद को और अपने मवेशियों को जंगल से सुरक्षित बाहर निकाल लूं। इसलिए उसे आगे बढ़ने के लिए कहकर मैं पीछे पीछे बंदूक के साथ चलता रहा ताकि देख सकूं कि कोई पीछे तो नहीं आ रहा। पहले तो भैंसों ने अपनी करीबी पंक्ति तोड़ने से मना कर दिया, लेकिन थोड़े अनुनय विनय के बाद हमने उन्हें शुरू करने के लिए राज़ी कर लिया और हम खुले मैदान के आधे रास्ते पर पहुंच गए थे, जिसका मैंने उल्लेख किया है। जब बाघ ने हमारे दाईं ओर जंगल में आवाज़ लगाई, उस आदमी ने अपनी गति तेज़ कर दी और मैंने भैंसों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि हमारे और चौड़े खुले जल मार्ग के बीच 1 मील बहुत घना जंगल था, जिसके आगे मेरे दोस्त का गांव और उसकी भैंसों के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षा थी। मैंने जानवरों को मारने की अपेक्षा उनकी तस्वीरें लेने में अधिक रुचि रखने की प्रतिष्ठा अर्जित की थी और जाने से पहले मेरे मित्र ने मुझसे इस बार फोटोग्राफी को अलग रखने और बाघ को मारने की बात को अलग रखने की विनती की। इसके बारे में उसने कहा कि वह बाघ इतना बड़ा है कि एक दिन में एक भैंस को खा सकता है और अच्छे खासे बहादुर व्यक्ति को एक ही बार में गिरा सकता है। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ करने का वादा किया और खुले मैदान की ओर अपने कदम वापस खींच लिए, एक ऐसे अनुभव को जीने के लिए जिसका हर विवरण मेरी स्मृति में गहराई से अंकित हो गया था। मैदान में पहुंचकर मैं बाघ के अपने ठिकाने का खुलासा करने या जंगल के लोगों द्वारा मुझे ये बताने का इंतज़ार करने के लिए बैठ गया कि वह कहाँ है। तब लगभग दोपहर के 3 बज रहे थे और सूरज गर्म और आरामदायक था। मैंने अपना सिर अपने घुटनों पर टिका लिया और कुछ मिनटों तक झपकी लेता रहा, जब बाघ की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई और उसके बाद वह थोड़े थोड़े अंतराल पर आवाज़ देता रहा। मैदान और पहाड़ियों के बीच में लगभग आधा मील चौड़ी एक पट्टी है जो 100 मील तक फैली हुई है और मैंने देखा कि बाघ झाड़ियों के दूर की पहाड़ियों पर था, मुझसे लगभग 3/4 मील दूर, और जिस तरह से वह पुकार रहा था उससे यह स्पष्ट था कि वह किसी साथी की तलाश में था। मैदान के ऊपरी बाएं कोने से शुरू होकर जहां मैं बैठा था उसके करीब एक पुरानी गाड़ी की पटरी थी
जिसका इस्तेमाल कुछ साल पहले लकड़ी निकालने के लिए किया जाता था, जो लगभग सीधी रेखा में उस जगह तक जाती थी जहां बाघ पुकार रहा था। ये पटरी मुझे पुकारने वाले जानवर की दिशा में ले जाती, लेकिन पहाड़ियों पर ऊंची घास थी और रॉबिन की मदद के बिना मेरे उसे देखने की संभावना बहुत कम थी। इसलिए बाघ की तलाश में जाने के बजाय मैंने फैसला किया कि उसे आकर मुझे ढूंढना चाहिए। मैं इतनी दूर था कि वह मेरी आवाज़ नहीं सुन सकता था, इसलिए मैं कुछ 100 गज तक गाड़ी की पटरी पर दौड़ा, अपनी राइफल रखी, एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर चढ़ा और 3 बार पुकारा। बाघ ने तुरंत मुझे जवाब दिया। नीचे उतरने के बाद मैं वापस भागा, चलते चलते आवाज़ लगाता रहा और बिना किसी उपयुक्त जगह के मैदान पर पहुंच गया जहां बैठकर बाघ का इंतज़ार किया जा सकता था। अब कुछ न कुछ जल्दी जल्दी करना ज़रूरी था, क्योंकि बाघ तेज़ी से नज़दीक आ रहा था। इसलिए एक छोटे से गड्ढे को खाली करने के बाद, जो मुझे काले बदबूदार पानी से भरा हुआ लगा, मैं खुले में लेट गया जहाँ से ट्रैक झाड़ियों में घुसा था। उससे 20 गज की दूरी पर इस बिंदु से मुझे 50 गज तक ट्रैक का स्पष्ट दृश्य दिखाई दे रहा था, जहाँ एक झाड़ी जिस पर झुकी हुई थी मेरे आगे के दृश्य को बाधित कर रही थी। अगर बाघ ट्रैक से नीचे आया जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, तो मैंने बाधा को पार करते ही उस पर गोली चलाने का फैसला कर लिया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह लोड है, राइफल खोलने के बाद मैंने सेफ्टी कैच को हटा दिया और कोहनी को आराम से नरम ज़मीन पर रख लिया। अब मैं बेसब्री से बाघ के प्रकट होने का इंतज़ार कर रहा था। मैदान पर आने के बाद से मैंने उसे अभी तक पुकारा नहीं था, इसलिए उसे दिशा बताने के लिए मैंने अब धीमी आवाज़ में पुकारा, जिसका उसने 100 गज की दूरी से तुरंत जवाब दिया। अगर वह अपनी सामान्य गति से आता तो मुझे लगता कि वह 30 सेकंड में अवरोध को पार कर लेता। मैंने ये संख्या बहुत धीरे धीरे गिनते हुए 80 तक गिनी थी, जब मैंने अपनी आँख के कोने से अपने दाहिने सामने एक हलचल देखी, जहाँ झाड़ियाँ मुझसे 10 गज के भीतर आ गई थीं। उस दिशा में मैं अपनी आंखें घुमाते हुए झाड़ियों के ऊपर से एक बड़ा सिर निकलते देखा, जो यहाँ 4 फीट ऊंची झाड़ी के पास था। बाघ झाड़ियों के अंदर केवल 1 या 2 फीट अंदर था, लेकिन मैं उसका केवल सिर ही देख सकता था। जैसे ही मैंने बहुत धीरे से राइफल की नोक घुमाई और अपनी नज़रें निशाने पर घुमाई, मैंने देखा कि उसका सिर मेरी तरफ बिल्कुल सीधा नहीं था, और जब मैं ऊपर की ओर गोली चलाने के लिए आगे बढ़ा तो वह नीचे देख रहा था। मैंने उसकी दाहिनी आंख के 1 इंच नीचे निशान लगाया, ट्रिगर दबाया और अगले आधे घंटे तक लगभग मैं डर के मारे मरता रहा। जैसा कि मैंने सोचा था, बाघ मरने के बजाय झाड़ियों के ऊपर से पूरी लंबाई में हवा में उड़ गया और पीछे की ओर एक पेड़ पर जा गिरा, जो 1 फीट मोटा था, जो तूफान में गिर गया था और अभी भी हरा था। अविश्वसनीय क्रोध के साथ उसने इस पेड़ पर हमला किया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। ऐसा करते हुए वह दहाड़ रहा था और इससे भी बदतर एक भयानक खून खराबा करने वाली आवाज़ थी, जैसे कि वह अपने सबसे बड़े दुश्मन पर हमले के लिए तैयार हो रहा हो। पेड़ की शाखाएं इधर उधर हिल रही थी, जैसे कि बवंडर ने हमला किया हो, जबकि मेरी तरफ की झाड़ियाँ थोड़ी बहुत हिल रही थी और बाहर निकली हुई थी। और हर पल मुझे उम्मीद थी कि वह मेरे ऊपर होगा, क्योंकि जब मैंने गोली चलाई थी तब वह मेरी तरफ देख रहा था और वह जानता था कि मैं यहाँ हूँ। मैं इतना भयभीत था कि राइफल को दोबारा लोड भी नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं हल्की सी हरकत और आवाज़ बाघ का ध्यान न खींच ले। मैं आधे घंटे तक लेटा रहा और पसीना बहाता रहा। मेरी उंगली बाएं ट्रिगर पर थी। आखिरकार पेड़ की शाखाएं और झाड़ियां हिलना बंद हो गईं और दहाड़ना कम हो गया, और आखिरकार मुझे बड़ी राहत मिली कि वह अब मर गया होगा। 1 और आधे घंटे तक मैं पूरी तरह से शांत लेटा रहा। भारी राइफल के वज़न से मेरी बाहें अकड़ रही थीं और फिर मैंने अपने पैरों की उंगलियों से खुद को पीछे की ओर खींचना शुरू किया। इस तरह 30 गज आगे बढ़ने के बाद मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ और नीचे झुककर निकटतम पेड़ की एक शाखा में शरण के लिए बढ़ा। मैं यहाँ कुछ मिनट तक रहा और जब सब कुछ शांत हो गया तो मैं मुड़ा और घर की ओर चल दिया। अगली सुबह मैं अपने एक आदमी, एक विशेषज्ञ जो पेड़ पर चढ़ने वालों में से था, उसके साथ लौटा। मैंने पिछली शाम को देखा था कि वह वहाँ पर एक पेड़ उग रहा था।
खुले मैदान के किनारे पर और उस जगह से लगभग 40 गज की दूरी पर जहाँ वह बाघ गिरा था। हम बहुत सावधानी से अब इस पेड़ के पास पहुँचे और मैं उसके पीछे खड़ा रहा जबकि वह आदमी ऊपर चढ़ गया। एक लंबी और सावधानी पूर्वक जांच के बाद उसने नीचे देखा और अपना सिर हिलाया, और जब वह ज़मीन पर मेरे पास वापस आया तो उसने मुझे बताया कि एक बड़े क्षेत्र में झाड़ियों को समतल कर दिया गया था, लेकिन बाघ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसे पेड़ पर अपने बसेरे में वापस भेज दिया और निर्देश दिया कि वह सतर्क रहे और अगर उसे झाड़ियों में कोई हलचल दिखे तो मुझे तुरंत चेतावनी दे, और उस स्थान को देखने के लिए आगे बढ़ा जहाँ बाघ ने हमला किया था। उसने किसी उद्देश्य से हमला किया था, क्योंकि पेड़ से शाखाओं और लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ने के अलावा उसने कई झाड़ियों को जड़ से उखाड़ दिया था। हर जगह खून बिखरा हुआ था और ज़मीन पर 2 छोटे छोटे जमे हुए तालाब थे, जिनमें एक के पास 2 इंच चौकोर हड्डी का एक टुकड़ा मुझे मिला। जांच करने पर मुझे वह बाघ की खोपड़ी का हिस्सा लगा। इस जगह से खून का कोई निशान नहीं था, और ये खून के 2 छोटे तालाबों के साथ मिलकर इस बात का सबूत था कि जब मैं वहाँ से निकला था तब बाघ तब भी वहीं था, और पिछली शाम मैंने जो सावधानियाँ बरती थीं वह बहुत ज़रूरी थीं और बिल्कुल सही थीं, क्योंकि जब मैं अपने भागने के लिए निकला था तो मैं दुनिया के सबसे ख़तरनाक जानवर एक ताज़ा घायल बाघ से सिर्फ 10 गज की दूरी पर था। उस जगह के चारों ओर चक्कर लगाने पर मुझे उसके चेहरे से टकराने वाले पत्तों पर यहाँ वहाँ खून के छोटे छोटे धब्बे मिले। ये देखते हुए कि बाघ के गुजरने की ये संकेत सीधे 200 गज दूर एक विशाल समतल पेड़ के ओर से मिले हैं। अब मैं वापस गया और उस पेड़ पर चढ़ गया जिस पर मेरा आदमी था, ताकि मैं उस ज़मीन का दृश्य देख सकूं जिस पर मुझे जाना था, क्योंकि मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी कि मैं उसे जीवित पालूं। सिर में गोली लगने पर बाघ कई दिनों तक जीवित रह सकता है और घाव से ठीक भी हो सकता है। सच है, इस बाघ की खोपड़ी का एक हिस्सा गायब था, और चूंकि मैंने पहले कभी इस हालत में किसी जानवर को नहीं देखा था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि वह कुछ घंटों या दिनों तक जीवित रहेगा या बुढ़ापे में मर जाएगा। इस कारण से मैंने उसे एक सामान्य घायल बाघ के रूप में देखने का फैसला किया था और उसका पीछा करते समय कोई भी जोखिम नहीं उठाने का फैसला भी किया था। पेड़ पर अपनी ऊंची स्थिति से मैंने देखा कि पेड़ की रेखा के थोड़ा बाईं ओर 2 पेड़ थे। एक पेड़ खून के निशान से 30 गज की दूरी पर था और दूसरा 50 गज आगे। अपने आदमी को पेड़ पर छोड़कर मैं फिर से नीचे उतरा, अपनी राइफल और एक शॉटगन और 100 कारतूसों का बैग उठाया और बहुत सावधानी से आगे बढ़ने लगा। अब मैं उस ऊंचे पेड़ पर 30 फीट की ऊंचाई पर चढ़ गया, राइफल और बंदूक को खींचते हुए, जिसे मैंने एक मजबूत रस्सी के एक छोर पर बांधा था। राइफल को पेड़ की एक शाखा में फंसाने के बाद जहां ज़रूरत पड़ने पर वह काम आ सकती थी, मैंने झाड़ियों पर छोटे छोटे छर्रे छिड़कना शुरू कर दिया। गज दर गज दूसरे पेड़ की चोटी तक मैंने यह बाघ को ढूंढने के उद्देश्य से किया, ये मानते हुए कि वह जीवित है और उस क्षेत्र में है, क्योंकि घायल बाघ अपने नज़दीक गोली चलने की आवाज़ सुनकर या छर्रे लगने पर या तो गुर्राएगा या हमला करेगा। बाघ की उपस्थिति का कोई संकेत ना मिलने पर मैं दूसरे पेड़ पर गया और झाड़ियों पर उस पेड़ से कुछ गज की दूरी तक छर्रे छिड़के और पेड़ पर ही आखिरी गोली चलाई। इस आखिरी गोली के बाद मुझे लगा कि मैंने एक धीमी घुर्राहट सुनी है, लेकिन अजीब बात थी कि ये घुर्राहट दोबारा नहीं हुई और मैंने इसे अपनी कल्पना पर छोड़ दिया कि शायद मेरे कानों को ही ये चीज़ें सुनाई दे रही हैं। अब कारतूसों का मेरा बैग खाली हो चुका था, इसलिए अब अपने उस आदमी को जो पेड़ पर बैठा था उसे सारा काम समझाने के बाद मैं वापस घर चला गया। फिर जब मैं अगली सुबह लौटा तो मैंने अपने दोस्त भैंस वाले को मैदान में अपनी भैंसों को चराते हुए पाया। मुझे देखकर वह बहुत राहत महसूस कर रहा था और इसका कारण मुझे बाद में पता चला। घास अभी भी उससे गीली थी, मगर हमने एक सूखी जगह ढूंढी और वहां बैठकर सिगरेट पी और अपने अनुभव एक दूसरे से साझा किए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे दोस्त ने बहुत सारे अवैध शिकार किए थे और उसने अपना सारा जीवन बाघों से भरे जंगल में अपनी भैंसों की देखभाल करते हुए बिताया था, या उन्हें गोली मारते हुए बिताया था, यानी बाघों को गोली मारते हुए बिताया था। इसलिए उसे जंगल का बहुत ज्ञान था। जब मैंने उसे उस दिन खुले जलमार्ग पर छोड़ा था तो वह दूर किनारे पर चला गया था और उस दिशा से आने वाली आवाज़ों को सुनने के लिए बैठ गया था जहाँ मैं गया था। उसने 2 बाघों को आवाज़ लगाते हुए सुना था। उसने मेरी गोली की आवाज़ सुनी थी और उसके बाद एक बाघ की लगातार दहाड़ सुनी थी
और बहुत स्वाभाविक रूप से उसने निष्कर्ष निकाला कि मैंने एक बाघ को घायल कर दिया था और उसने मुझे मार डाला था, ऐसा उसको लगा। अगली सुबह उसी स्थान पर लौटने पर वह सैकड़ों गोलियां चलने की आवाज़ सुनकर बहुत हैरान हो गया था और आज सुबह अपनी जिज्ञासा को और अधिक रोक नहीं पाने के कारण वो ये देखने आया था कि क्या हुआ। खून की गंध से आकर्षित होकर उसकी भैंसों ने उसे दिखाया था कि बाघ कहाँ गिरा था और उसने सूखे खून के धब्बे देखे थे और हड्डी का एक टुकड़ा पाया था। उसके विचार में कोई भी जानवर खोपड़ी का एक टुकड़ा उड़ जाने के बाद संभवतः कुछ घंटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता है और वह इतना आश्वस्त था कि वह बाघ मर चुका है। अब उसने अपनी भैंसों को जंगल में ले जाकर मेरे लिए उसे खोजने की पेशकश की। मैंने भैंसों की मदद से बाघों को खोजने के इस तरीके के बारे में सुना था, लेकिन मैंने इसे कभी खुद नहीं आजमाया था और मेरे दोस्त द्वारा अपने मवेशियों को हुए किसी भी नुकसान के लिए मुआवजा लेने के लिए सहमति होने के बाद मैंने उसका प्रस्ताव अब स्वीकार कर लिया था। 25 की संख्या में भैंसों को इकट्ठा करके और पिछले दिन मैंने जिस लाइन पर गोली के छर्रे छिड़के थे उसी पर चलते हुए हम सैमुअल की ओर चल पड़े। क्योंकि भैंसों की गति बहुत धीमी थी, इसलिए हमारी प्रगति भी धीमी थी, क्योंकि न केवल हमें अपने पैरों को कहाँ रखना है ये देखने के लिए अपने हाथों से ऊंची झाड़ियों को हिलाना था, बल्कि हमें अक्सर भैंसों की ओर से भटकने की एक बहुत ही स्वाभाविक प्रवृत्ति को भी नियंत्रित करना था। जैसे ही हम सैमुअल के पेड़ के पास पहुँचे जहाँ झाड़ियाँ हल्की थीं, मैंने देखा कि एक छोटा सा खोखला हिस्सा मृत पत्तियों से भरा हुआ था जिन्हें सपाट करके दबाया गया था और जिस पर खून के कई धब्बे थे, कुछ सूखे, कुछ गीले, दूसरे जमने की प्रक्रिया में और एक बिल्कुल ताज़ा। और जब मैंने अपना हाथ ज़मीन पर रखा तो पाया कि यह गर्म था। ये अविश्वसनीय लग सकता है। बाघ पिछले दिन इस खोखले में लेटा था जब मैंने 100 कारतूस खर्च किए थे और जब उसने हमें और भैंसों को आते देखा तो वह वहाँ से चला गया। भैंसों को अब खून मिल गया था और वह ज़मीन को खोदकर सूंघने लगी थीं और चूंकि एक हमलावर बाघ और क्रोधित भैंसों के बीच फंसने की संभावना मुझे पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने अपने दोस्त की बाँह पकड़ी, उसे घुमाया और खुले मैदान की ओर चल दिया। भैंसों ने उसका यानी कि बाघ का पीछा किया। जब हम सुरक्षित ज़मीन पर वापस आ गए तो मैंने उस आदमी से घर जाने को कहा और कहा कि मैं अगले दिन फिर वापस आऊँगा और अकेले ही बाघ से निपट लूँगा। जंगल के बीच से होकर जाने वाला वह रास्ता जो मैं हर दिन घर से आते जाते समय लेता था, कुछ दूर तक नरम ज़मीन पर दिखाई दे रहा था और इस नरम ज़मीन पर इस चौथे दिन मैंने एक बड़े नर बाघ के पैरों के बहुत बड़े निशान देखे। इन पैरों के निशानों का अनुसरण करके मैंने पाया कि बाघ सैमुअल के पेड़ के दाईं ओर 100 गज की दूरी पर घने झाड़ झंखाड़ में घुस गया था। यहाँ एक अप्रत्याशित जटिलता थी, क्योंकि अगर अब मुझे इस जंगल में कोई बाघ दिखाई देता तो मैं तब तक नहीं जान पाता जब तक कि मैं उसे बहुत नज़दीक से न देख लूँ कि वह घायल है या बिना घायल हुआ, यानी कि वो बैचलर ऑफ पावलगढ़ है या कोई दूसरा टाइगर। हालांकि इस आकस्मिकता से निपटने के लिए जब भी मौका मिलेगा तो उससे निपटना ही होगा और इस बीच चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए मैं अब झाड़ियों में घुस गया और सैमुअल के पेड़ के नीचे की खो से होकर आगे बढ़ने लगा। खून का कोई निशान नहीं था, इसलिए मैं झाड़ियों के बीच से गुजरता रहा, जिसमें कुछ इंच से आगे देखना बेहद असंभव था। 1 घंटा या उससे अधिक समय तक, जब तक कि मैं 10 फुट चौड़ी सूखी जलधारा के पास नहीं पहुंच गया। इस जलधारा में उतरने से पहले मैंने ऊपर देखा और एक बाघ का बायां पिछला पैर और दुम देखी। बाघ पूरी तरह से सिर खड़ा था। उसका शरीर और सिर एक पेड़ से छिपा हुआ था और केवल ये एक पैर ही दिखाई दे पा रहा था। मैंने राइफल को अपने कंधे पर उठाया और फिर नीचे कर लिया। बाघ का पैर तोड़ना आसान तो होता, क्योंकि वह सिर्फ 10 गज की दूरी पर ही था, लेकिन अगर उस जैसा ही कोई दूसरा टाइगर होता तो स्थिति बेहद ख़राब हो जाती, क्योंकि इस क्षेत्र में 2 बाघ थे और गलत बाघ का पैर तोड़ना मेरी मुश्किलों को दुगना कर देता और मुझे पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता कि ये बैचलर ऑफ पावलगढ़ है या कोई और टाइगर, और इससे मेरी मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ती। शीघ्र ही वह पैर वापस ले लिया गया और मैंने बाघ को दूर जाते हुए देखा
और उस स्थान पर उसका धारणा मुझे एक बार सुनाई दिया। मैं उसके पीछे पीछे चलते एक जगह पहुंचा। वहां मुझे खून की कुछ बूंदें मिली, पर बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उसके पैर को ना तोड़ने का अफसोस मुझे नहीं था। 1/4 मील आगे एक छोटी सी धारा थी और ये संभव था कि बाघ जो अब अपने घाव से उबर रहा था इस धारा की ओर ज़रूर जाएगा। उसे रोकने या विफल होने के उद्देश्य से अब मैं पानी के पास उसका इंतज़ार करते हुए एक खेल का रास्ता लिया, यानी कि पॉपुलर जंगल ट्रेल का, जिसके बारे में मुझे पता था कि वह धारा की ओर जाता है। और कुछ दूर तक मैं उस पर आगे बढ़ा जब एक सांभर ने बाईं ओर घंटी बजाई और जंगल में भाग गया, यानी कि सांभर ने एक स्ट्रेस कॉल करी। अब ये स्पष्ट था कि मैं बाघ के बराबर में था और मैंने अभी कुछ और कदम ही उठाए थे कि मैंने एक सूखी छड़ी के टूटने की तेज़ आवाज़ सुनी, जैसे कि कोई भारी जानवर उस पर बुरी तरह गिरा हो। ये आवाज़ 50 गज की दूरी से और ठीक उसी जगह से आई थी जहां सांभर ने घंटी बजाई थी। सांभर ने स्पष्ट स्वर में जंगल के लोगों को बाघ की उपस्थिति के बारे में पहले ही चेतावनी दे दी थी और इसलिए छड़ी को केवल उसी जानवर द्वारा तोड़ा जा सकता था। इसलिए मैं अपने हाथों और घुटनों के बल नीचे उतरकर उस दिशा में रेंगने लगा जहां से आवाज़ आई थी। यहाँ झाड़ियाँ 6 से 8 फीट ऊंची थी। ऊपरी शाखाओं पर घने पत्ते और तनों पर बहुत कम पत्तियां थीं, जिससे मैं उनके आर पार 10 से 15 फीट की दूरी तक ही देख सकता था। मैं 30 गज की दूरी तय कर चुका था, इस उम्मीद में कि अगर बाघ हमला करेगा तो वह सामने से आएगा, क्योंकि मैं किसी और दिशा में गोली नहीं चला सकता था। तभी मेरी नज़र लाल रंग की एक चीज़ पर पड़ी, जिस पर ऊपरी पत्तियों के बीच से सूरज की रोशनी पड़ रही थी। ये सिर्फ सूखी पत्तियों का गुच्छा हो सकता है, दूसरी ओर ये बाघ भी हो सकता है। मैं इस वस्तु को 2 गज की दूरी से दाईं ओर से बेहतर देख सकता था, इसलिए मैंने अपना सिर नीचे झुका लिया जब तक कि मेरी ठोड़ी यानी चिन ज़मीन को न छू जाए। मैं पेट के बल ज़मीन पर रेंगते हुए इस दूरी तक गया और अपना सिर ऊपर उठाते ही मैंने अपने सामने बाघ को देखा। वह मेरी ओर देखते हुए नीचे झुका हुआ था। उसके बाएं कंधे पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। बस ये देखते ही मैंने गोली चला दी और मेरी 2 गोलियां लगने पर वह बिना आवाज़ किए एक तरफ लुढ़क गया। अब मैं उसके नज़दीक आया और पाया कि वह मृत था। मैं अब उसके ऊपर खड़ा था और अपनी आंखें उसके शानदार आकार पर घुमा रहा था और ये जानने के लिए उसके पैरों के तलवों की जांच करना अब ज़रूरी नहीं था कि मेरे सामने पवलगढ़ का बैचलर लेटा हुआ था। 4 दिन पहले चलाई गई गोली का प्रवेश त्वचा की एक झुर्री से छिपा हुआ था और उसके सिर के पीछे एक बड़ा छेद था जो आश्चर्यजनक रूप से पूरी तरह से साफ और स्वस्थ था। मुझे पता था कि मेरी राइफल की आवाज़ सुनी जा रही थी, इसलिए मैं चिंता दूर करने के लिए जल्दी से घर गया। और जब मैं शिकार का आखिरी अध्याय सुना रहा था और एक प्याला चाय पी रहा था, मेरे आदमी इकट्ठा हो रहे थे। अब मेरी बहन मैगी और मेरा डॉगी रॉबिन और 20 लोगों के समूह के साथ मैं वापस उस जगह पर आया जहां बाघ लेटा हुआ था और उसे खंबे से बांधने से पहले मेरी बहन और मैंने उसे नाक से लेकर पूंछ की नोक तक और पूंछ की नोक से लेकर नाक तक नापा। घर पर हमने उसे फिर से नापा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमने कोई गलती नहीं की है, मगर ये माप बेकार है क्योंकि उन्हें प्रमाणित करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था। हालांकि वह इस बात को दिखाने के लिए दिलचस्प हैं कि अनुभवी वनवासी बाघ की लंबाई उसके पंजों के निशान से कितनी सटीकता से आंक सकते हैं। विंडहैम, आपको याद होगा, उसने कहा था कि बाघ खूंटियों के बीच 10 फीट था, जो लगभग 10.6 वक्रों पर होगा, और जबकि एक शिकारी ने कहा था कि वह 10.5 वक्रों पर था। दूसरे शिकारियों ने भी कहा था कि वह 10 फीट 6 इंच का या उससे थोड़ा अधिक था। इन अनुमानों के 7 साल बाद शूट किया गया। मेरी बहन और मैंने बाघ को नापा तो वह 10 फीट 7 इंच का था। मैंने ये कहानी विस्तार से बताई है क्योंकि मुझे विश्वास है कि जिन लोगों ने 1920 और 1930 के बीच बाघ का शिकार किया था वे जानने में रुचि लेंगे कि पावलगढ़ के स्नातक यानी कि बैचलर ऑफ पावलगढ़ की मृत्यु किस प्रकार हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी द बैचलर ऑफ पावलगढ़ बाय सर जिम कॉर्बेट। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें।
मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं, फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब, स्टोरीज फॉरएवर। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों की अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।